Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Now मैंने ये चीज डिसाइड करी है कि सिंस आपका एग्जाम जो है नेट दैट इज इन दिसंबर दैट इज वेरी क्लोज, तो मैं आपको जो है वो स्मॉल स्मॉल वीडियोस में हर एक यूनिट की हर एक चैप्टर की समरी प्रोवाइड करूंगी, जिसको आप देख सकते हो क्योंकि अब जो है टाइम नहीं है डेरिवेशंस देखने का, लंबी लंबी एक्सप्लेनेशन देखने का। अब जो है टाइम है important concepts को revise करने का. So I will be giving you revision classes for all the units, quantum mechanics, classical mechanics, in those small short videos. ओके, सो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, पहले एक बार जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है डेफिनेटली कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है। और इस वीडियो को एंड तक देखना, और जो भी मैं आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज बताऊंगी उन सबको आप अपनी नोटबुक में नोट करिए, उनको बाय हार्ट याद करिए, तभी इस वीडियो को देखने का फायदा है। अगर आप इस वीडियो को देखकर कुछ सीखते नहीं हो तो इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है। तो आप अभी एक नोटबुक जल्दी से लेकर आइए, इस वीडियो को पॉज करिए, जल्दी से अपनी नोटबुक लेके आइए। जो भी मैं आपको आज इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट्स बताने वाली हूँ वो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके नेट एग्जाम में, आपके गेट एग्जाम में। आप अगर अपना जो है ग्रेजुएशन का या मास्टर्स का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उन एग्जाम्स में, क्योंकि जो आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं वो डेरिवेशन बेस्ड नहीं आती, वो आपकी जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसके अंदर आप फॉर्मूलाज को यूज करके ही अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए जो भी आज इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताऊंगी उन कॉन्सेप्ट्स को आप अपनी नोटबुक में लिखिए, उनको रिवाइज करिए, बार बार उसको बाय हार्ट याद करिए, और उसके ऊपर जो क्वेश्चंस है उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स उनको बहुत बारी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव ऑन टू द टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स 1। तो आज हम करने वाले हैं, ओ आई एम सॉरी, आज हम करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स 1। और मैं आपको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज देने वाली हूँ इस वीडियो में आपको क्वांटम मैकेनिक्स 1 के। ओके, नाउ मैंने अपने नोट्स को बहुत छांटा है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो मैं लाई हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर आपके पास कुछ वेक्टर्स हैं, कुछ वेव फंक्शंस हैं, उन वेव फंक्शंस को आप लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे बोलेंगे? हाउ विल यू फाइंड that the wave functions or the set of vectors which are given to you are linearly independent? So the first concept is of linearly independent vectors or wave functions. So if I have a set of vectors, say phi1, phi2, and I have this till phi n, then how will you say that these are linearly independent? So I will find C1 phi 1 plus C2 phi 2 till Cn phi n, and I will put this equal to 0, and I will solve this. और ये जो है, this will hold true if this condition only holds true when all C1, C2, C3 till Cn is equal to 0. So this condition should only hold true when all the coefficients C1, C2 till Cn are 0. Then I can say that my phi 1, phi 2 till phi n are linearly independent. Okay. So this is the first definition of today, that what is a set of linearly independent vectors or linearly independent bases or linearly independent wave functions. तो आप ऐसे जो है वो लीनियर इंडिपेंडेंसी चेक कर सकते हैं वेक्टर्स की और वेव फंक्शंस की या फिर बेसिस की, बेसिस वेक्टर्स की. Now moving on to the next point. The next point is some of the most important commutator properties. तो अब कॉम्यूटेटर क्या होता है? सो कॉम्यूटेटर आप जो है निकालते हो दो ऑपरेटर्स के बीच में, राइट? नाउ लेट मी से दैट आई हैव टू ऑपरेटर्स, आई हैव ए एंड बी, और ऑपरेटर को आप रिप्रेजेंट करते हो विद अ कैप ऑन द हेड. आप जब इन दो ऑपरेटर्स
का कॉम्यूटेटर निकालेंगे, द कॉम्यूटेटर ऑफ द टू ऑपरेटर्स, इट इज डिफाइंड एज ए बी माइनस बी ए। नाउ अगर मैंने दो ऑपरेटर्स को एक कॉम्यूटेटर में रखा है, तो अब आप बोलेंगे कि मैम ने हैट नहीं लगाया, ऊपर छोटा सा कैप नहीं लगाया। हमने इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि मुझे बहुत बारी जो है, आपको जब इनकी प्रॉपर्टीज बतानी है तो मुझे बहुत बारी एक ऑपरेटर को लिखना पड़ेगा। तो मैं हर पर कैप ना लगाकर मैं ये चीज समझूंगी कि आपको ऑलरेडी ये अंडरस्टूड है कि ये ए और बी जो है वो दो ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो मैं हर बारी ए और बी पर कैप नहीं लगा रही हूँ, पर मैं ये चीज आप पे ट्रस्ट कर रही हूँ कि आपको ये चीज पता होगी कि ये जो ए और बी है ये मैंने पहले से ही ऑपरेटर माने हैं, तो इसके ऊपर कैप जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, जिस मैंने लगाया नहीं है। फाइन। नाउ लेट मी गिव यू सम important commutator properties. What are the commutator properties? So the first property is that a comma b commutator is equal to minus of b comma a commutator. Fine. I am not proving these properties because अब टाइम नहीं है प्रूव करने का. We do not have the time to do the derivation of all the properties, क्योंकि अब जो है टाइम आ गया है चीजों को याद रखने का और रिविजन करने का. Okay, so the next property is I have a plus b comma c commutator, and this will get opened as a comma c plus b comma c. Similarly, the third property is a comma b plus c, which will open as a comma b plus a comma c. The fourth property is that if I have a b comma c, तो अब ये वाली प्रॉपर्टीज बच्चों को याद रखने में बहुत मुश्किल होती है, और ये दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. तो ये मैं यहाँ पर स्टार बना देती हूँ कि ओके, दो स्टार बना देती हूँ कि ये वाली प्रॉपर्टीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन एज कंपेयर टू द अदर प्रॉपर्टीज. ओके, तो अब इसको याद कैसे रखेंगे, है ना. तो आई एम हियर टू गिव यू शॉर्ट ट्रिक्स की चीजों को याद कैसे रखना है. प्रॉपर्टीज तो आपको किसी भी बुक में मिल जाएंगी, बट आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो, ताकि आप मेरे नोट्स को यूज कर सको, राइट. जो मैंने याद करने के तरीके रखे हुए हैं अपने पास वो मैं आप सबको बता सकूं. सुनाओ, आपको ए बी कॉमा सी ये वाला कॉम्यूटेटर ब्रैकेट निकालना है. तो फोर्थ वाला फॉर्मूला हम लोग देखेंगे. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले आप इस ए को बाहर रखेंगे और अंदर बची हुई चीजों का कॉम्यूटेटर लिखेंगे, विच इज बी कॉमा सी. यहाँ पे आप रखेंगे प्लस. अब आप पहले ए को बाहर रख रहे थे, अब आप बी को बाहर छोड़ देंगे, लेकिन इस बारी जो आपका बी है वो राइट हैंड साइड पे जाएगा, ठीक है. और अब अंदर आपके पास क्या बचेगा, आपके पास अंदर बच जाएगा ए कॉमा सी. इस तरीके से आप याद रखेंगे, ठीक है. अब जब आप फिफ्थ वाले पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास b इंटू सी इकट्ठे है. तो अब आप इसमें से b को बाहर रखेंगे. जब आप b को बाहर रखेंगे तो अंदर बचेगा a कॉमा सी, और प्लस में आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा, अब आप किसको बाहर रखेंगे, इसको आप कॉम्यूटेटर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे. जब आप सी को बाहर रखेंगे तो सी को आप लिखेंगे राइट हैंड साइड में, और अंदर आपके पास बच जाएगा ए कॉमा बी, ठीक है. तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि आपको इन कॉम्यूटेटर प्रॉपर्टीज को याद कैसे रखना है, क्योंकि आप कई बार क्या करते हो, आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि ए लेफ्ट हैंड साइड में आएगा या बी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, ठीक है. तो ये वाली प्रॉपर्टीज को आप याद रखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी टर्म लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी और कौन सी टर्म राइट हैंड साइड में जाएगी. अगर आप उसमें मेसअप हो गए ना तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा, राइट. क्योंकि ऑपरेटर्स में सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेटर कि किस सीक्वेंस में वो ऑपरेट कर रहे हैं किसी वेव फंक्शन पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. तो इसीलिए आपके लिए ये फॉर्मूलाज याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है. नाउ moving on to some important commutator relations. So these are some commutator properties which are very important. Now a commutator relation which is very important. Now I will give you one relation which is x comma px. This relation is equal to iota h cut. Okay, the commutator bracket of x comma p of x is equal to iota h cut. The commutator relation of x comma py is equal to 0.
and x comma pz is equal to 0. Fine. Similarly, if I have y comma px, that will give me 0. If I have y comma py, that will give me iota h cut, and y comma pz will give me 0. If I have z comma px, that is equal to 0. If I have z comma py, that is equal to 0, and z comma pz is equal to iota h cut. So from here you can see that uh, when both the coordinates are same. If I have x over here and x over here, if I have y over here and y over here, if I have z over here and z over here, then the commutator bracket gives me iota h cut, iota h cut, and iota h cut, and otherwise the values are 0. Otherwise the values are 0. बाकी सारे commutator के जो brackets हैं वो सारे क्या है 0 हैं, और जब आपके पास coordinates जो हैं वो same है x के ऊपर और p के ऊपर, तो आपके पास क्या है commutator bracket का relation is equal to iota h cut. I hope यहाँ पर आपको इतना समझ आ गया. Now अगर आप किसी ऑपरेटर का, अब तक कितने पॉइंट्स हुए थे 2 पॉइंट्स हुए थे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट. The third point is that if I want to write the matrix form of an operator, अगर मुझे किसी ऑपरेटर का मैट्रिक्स फॉर्म लिखना है तो उसका मैट्रिक्स एलिमेंट is given by phi m a phi n. Okay, where phi m and phi n are actually the eigenvectors, right? They are the eigenvectors जो कि किसके eigenvectors हैं, इस a ऑपरेटर के ही eigenvectors हैं. फाइन. तो हम लोग इसको यूज करके मैट्रिक्स फॉर्म लिख सकते हैं किसी भी ऑपरेटर का. आई एम नॉट गिविंग यू एग्जांपल्स राइट नाउ, क्योंकि उससे क्या होगा कि मेरी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और मैं चाहती हूँ मैं आपको मैक्सिमम फॉर्मूलाज दे पाऊँ इस छोटी सी वीडियो में. तो इसलिए आई एम नॉट राइटिंग ऑल द एग्जांपल्स फॉर यू ऑल, बट आई एम गिविंग यू द फॉर्मूलाज. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट, okay, so the next point is that any wave function psi, any state of a system. So psi is actually the state of a quantum mechanical system, and this is given by the linear superposition of different eigenvectors of the system. So जो भी आपकी एक state है quantum mechanical system, उसको आप लिख सकते हो as the linear superposition of different eigenstates of the system. तो एक सिस्टम की बहुत सारी eigenstates हैं, और वो जो एक स्टेट है क्वांटम मैकेनिकल, वो लीनियर सुपरपोजिशन है eigenstates of the system की. Okay, now this is your fourth point. अब अगर मुझे इस स्टेट की, इस क्वांटम मैकेनिकल स्टेट की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देनी हो, अगर मुझे क्वांटम मैकेनिकल स्टेट की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड करनी है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल फाइंड psi square, and psi square is nothing but the inner product of psi and psi, right? Got it? So this is the probability density. Fine. And अगर मैं इसको open करूं, अगर मैं इसको open करूं, then what will I find? I will find that this mod psi square, which is the inner product of psi and psi, I will find C1 star phi 1 plus C2 star phi 2, and this go on till Cn star Cn star phi n, like this, and this is multiplied with C1 phi 1 plus C2 phi 2 and Cn phi n. And since I'm saying that these phi 1, phi 2 till phi n are the eigenstates of the system, it is understood that these are
independent basis vectors, independent and orthogonal basis vectors, and if they are independent and orthogonal basis vectors, that means phi I, phi j is equal to delta ij. ओके, डिराक डेल्टा फंक्शन पढ़ा है सबने, गॉट इट। तो मैं यहां से लिख सकती हूँ कि जो मेरी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, जो कि इनर प्रोडक्ट है साई का साई के साथ, दैट इज गिवन बाय C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस Cn स्क्वायर। फाइन, दिस इज हाउ यू राइट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। नाउ अगर मैं आपको इस साई की जगह वेव फंक्शन दे दूं इन टर्म्स ऑफ एक्स, अगर मैं आपको वेव फंक्शन दे रही हूं इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो उस केस में आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लिखेंगे मॉड साई एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लिखेंगे। और अगर आप टोटल प्रोबेबिलिटी देखना चाहते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आनी चाहिए सिस्टम की, टोटल प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए 1, and this is nothing but the integration from minus infinity to infinity mod psi x square dx, that is my total probability, got it। तो अगर मैं जो वेव फंक्शन ले रही हूँ साई एक्स, वो इस तरीके से है कि मेरी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है, तो मैं अपने साई एक्स को बोल दूंगी नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। क्या बोलेंगे हम इसको, normalized wave function बोलेंगे। Got it? Easy to understand? Now, if I want to find what is the probability कि जो आपका सिस्टम है वो A और B के बीच में है, so that is given by integration A to B mod psi x square dx divided by the total probability. Okay? एंड अगर आपका वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है, तो आपको पता है डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो फाइनली दिस विल बी योर प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम ए से बी के बीच में होने की। ठीक है, गॉट इट। नाउ मूविंग ऑन टू, किसी भी आप क्वांटिटी को अगर मेजर कर रहे हैं, तो अब तक मैंने क्या पॉइंट लिखा था, दैट वाज द फोर्थ पॉइंट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट। फाइन, आपके पास कोई ऑपरेटर है ए, आपके पास कोई ऑपरेटर है ए, ये ए जब किस पे एक्ट करता है, फाई एन पे एक्ट करता है। फाई एन क्या है, बेसिस वेक्टर्स हैं आपके, ठीक है। तो आपको ये आइगन वैल्यू देता है ए एन फाई एन, ठीक है। ये ऑपरेटर जब किसी फाई एन पे एक्ट करता है, तो ये वैल्यू देता है ए एन फाई एन। सपोज आपके पास एक सिस्टम है, उसके पास 3 बेसिस वेक्टर्स हैं, फाई वन फाई टू एंड फाई थ्री। फाइन, तो ए जब फाई वन पे एक्ट कर रहा है तो मुझे दे रहा है 1 फाई वन, जब ए फाई टू पे एक्ट कर रहा है तो मुझे दे रहा है 2 फाई टू, और ए जब फाई थ्री पे एक्ट कर रहा है तो मुझे दे रहा है 3 फाई। इसी तरीके से आएगा। इसको मैं ए एन है तो यहाँ पे ए वन, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा A1 A2 A3। तो ऐसा करते हैं, हम अपना एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं, हम इसको ए एन की जगह एन कर देते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे एन लगा दिया है हर जगह। सो लेट मी कॉल दिस एन फाई एन, ठीक है। ये एक ऑपरेटर है जो इस तरीके से काम कर रहा है, ए फाई एन इज इक्वल टू एन फाई एन। तो एन जो है वो एक्चुअली आइगन वैल्यू है ऑफ ऑपरेटर ए, राइट। जितनी भी फाई वन फाई टू फाई थ्री है, उनके साथ जो एसोसिएटेड आइगन वैल्यू है वो क्या है, एन है। तो फाई वन की आइगन वैल्यू इज 1, फाई टू की आइगन वैल्यू इज 2 एंड फाई थ्री की आइगन वैल्यू इज 3, राइट। सो और इसके साथ एसोसिएटेड आइगन वेक्टर्स क्या है, फाई वन फाई टू एंड फाई थ्री, गॉट इट। सो when a measurement is done on the system,
जब सिस्टम के ऊपर एक मेजरमेंट होगी, व्हेन अ मेजरमेंट इज डन ऑन अ सिस्टम जिसका वेव फंक्शन इज C1 phi1 plus C2 phi2 plus C3 phi3. Suppose this is my state of the system, और जब मैं इस सिस्टम के ऊपर क्या मेजर करूंगी, आई विल डू द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी कॉन्जुगेट टू ए ऑपरेटर। अगर मैं ए ऑपरेटर के कॉन्जुगेट में जो फिजिकल क्वांटिटी है, जब मैं उसकी मेजरमेंट करूंगी किस सिस्टम पे, उस सिस्टम पे जिसकी स्टेट इज गिवन बाय दिस वेव फंक्शन, तो व्हाट आर द पॉसिबल मेजरमेंट्स, तो उस फिजिकल क्वांटिटी की पॉसिबल मेजरमेंट्स क्या होंगी। तो उस क्वांटिटी की पॉसिबल मेजरमेंट्स आर द आइगन वैल्यूज ऑफ द ए ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर मैं यहां से ए ऑपरेटर को देखूं तो उसकी पॉसिबल आइगन वैल्यूज क्या है, 1 2 एंड 3। तो यानी कि जब मैं क्या करूंगी, मैं अगर फिजिकल क्वांटिटी जो ए ऑपरेटर के कॉन्जुगेट है, जब मैं उसकी मेजरमेंट करूंगी सिस्टम के ऊपर, तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए आ सकता है। मेरे पास एक पॉसिबल वैल्यू है 1 2 एंड 3। दीज आर माय पॉसिबल मेजरमेंट्स, these are my possible measurements which are 1 2 and 3. Got it? Now how will we find कि what is the probability कि जो मेजरमेंट आएगी वो 1 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। what is the probability कि मेजरमेंट जो है वो 2 आ जाए। what is the probability कि जो मेजरमेंट है वो 3 आ जाए। इन तीनों आइगन वैल्यूज में से क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहली आइगन वैल्यू आ जाए मेजरमेंट में। मेजरमेंट तो एक ही आएगी ना, जब आप किसी, सपोज आप देखते हो, आप किसी एक, सपोज आप सिस्टम की एनर्जी को मेजर कर रहे हो, तो एनर्जी तो एक वैल्यू आएगी ना, यू विल फाइंड वन वैल्यू ऑफ एनर्जी। अब वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, राइट। सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस मेजरमेंट में जो मेजरमेंट है उसके अंदर जो एनर्जी है सिस्टम की वो पहली आइगन वैल्यू आए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी की दूसरी आइगन वैल्यू है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी की तीसरी आइगन वैल्यू है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। वो प्रोबेबिलिटी जो है, सो प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी nth आइगन वैल्यू आने की, nth नंबर की आइगन वैल्यू आने की प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय inner product of psi n with psi, and you square this divided by the inner product of psi and psi. Got it? अब हम देखते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अब आप क्या कर रहे हैं, आप psi n, psi n, तो यानी कि अगर मैं चाहती हूं, इसको देखेंगे आप, अगर प्रोबेबिलिटी मेजरमेंट मुझे 1 चाहिए तो मैं यहाँ पे n की जगह क्या रखूंगी, 1 रखूंगी। मैं पहली आइगन वैल्यू की बात कर रही हूँ, 1 इज माई फर्स्ट आइगन वैल्यू, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो क्या है, phi 1 है। तो मैं जब प्रोबेबिलिटी मेजरमेंट लूंगी, मतलब जब मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगी कि मेजरमेंट 1 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय phi 1 psi mod square divided by inner product of psi and psi. Similarly, what is the probability कि मेजरमेंट 2 आए, तो ये मेरी सेकेंड आइगन वैल्यू है, और सेकेंड आइगन वैल्यू जो होती है
उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन है, आइगन वेक्टर है, वो क्या है, साई 2 है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साई 2 साई मॉड स्क्वायर डिवाइडेड बाय साई एंड साई। सिमिलरली ये जो है वो मेरी थर्ड आइगन स्टेट है, आइगन वैल्यू है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन, जो आइगन फंक्शन है वो साई 3 है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी की मेजरमेंट 3 आ जाए। मैं हमेशा उल्टा बना देती हूँ। द प्रोबेबिलिटी इज साई 3 साई square divided by psi and psi. Now, when you will open this, you will find this is equal to C1 square divided by C1 square plus C2 square plus 3T square. So what this C1 square is? C1 is actually यहाँ पर जो कोएफिशिएंट बैठा है, ठीक है। तो अगर मैं पहली आइगन वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहती हूँ, तो जो पहले आइगन स्टेट के साथ, जो पहले आइगन स्टेट के साथ यहाँ कोएफिशिएंट बैठा है, मैं उसका स्क्वायर कर दूंगी और बाकी सारे कोएफिशिएंट के स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगी। तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पहली आइगन वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे दूसरी आइगन वैल्यू की निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी, कोएफिशिएंट दूसरी आइगन वेक्टर का जो ये C2 बैठा है उसका स्क्वायर करके C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर से डिवाइड करूंगी। तो ये जो है वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा C2 स्क्वायर डिवाइड बाय C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर। सिमिलरली ये आ जाएगा C3 स्क्वायर डिवाइड बाय C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर। सो आई होप आपको ये समझ आ गया हो कि ये कैसे करना है, ठीक है। अब आप देखोगे कि जो मेरे पास ये तीन एक्सप्रेशंस आए हैं, ये वाला और ये वाला, यही तीन आइगन वैल्यूज पॉसिबल है मेजरमेंट में। तो अगर मैं इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दूं, फर्स्ट मेजरमेंट आने की प्रोबेबिलिटी प्लस सेकंड मेजरमेंट आने की प्रोबेबिलिटी और थर्ड मेजरमेंट आने की प्रोबेबिलिटी, दिस विल गिव मी द टोटल प्रोबेबिलिटी। ये मेरी टोटल प्रोबेबिलिटी है। और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो आप अगर इन तीनों को ऐड करके देखेंगे तो आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपकी, 1 आ जाएगी। फाइन, आई होप आपको ये समझ आ गया हो कि इस एक्सप्रेशन से अगर आपको स्टेट ऑफ द सिस्टम गिवन है, तो स्टेट ऑफ द सिस्टम से आप प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी किसी एक मेजरमेंट की, किसी एक आइगन वैल्यू की प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालेंगे, वो मैं आपको समझाना चाहती थी। और आई होप आपको वो चीज समझ आ गई हो, ठीक है। नाउ moving on to the sixth point. The sixth point is calculating the average or the expectation value of the operator A. अगर आपको ए ऑपरेटर की एवरेज या एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, तो आप एवरेज लिखते हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे ही लिखते हैं अपनी एवरेज। इस एवरेज को निकालने का फॉर्मूला इज साई ए साई डिवाइडेड बाय इनर प्रोडक्ट ऑफ साई एंड साई। अब इनर प्रोडक्ट ऑफ साई एंड साई इज C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर। ये तो आपको पता है ना, कि अगर मेरी स्टेट जो है सिस्टम की, अगर मैं आपको दोबारा लिख के दिखाऊं, इट इज C1 φ1 प्लस C2 φ2 प्लस C3 φ3। तो आपका इनर प्रोडक्ट ऑफ साई एंड साई ये प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, यही बताया था ना मैंने आपको। अब आप क्या करेंगे, ये आपके पास आ गया है, तो ये हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर। गॉट इट। अब ये जो साई ए साई है, ये क्या है, जब मैं ए को साई पे ऑपरेट करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आ जाती है उसकी आइगन वैल्यू। यानी कि अगर मैं एन लिख रही हूँ, आइगन वैल्यू एन लिख रही हूँ ना मैं आइगन वैल्यू, तो एन वेट,
हमने ये चीज पढ़ा था, हमने ये चीज पढ़ा था कि ए जो है जब वो फाई एन पे ऑपरेट करती है वो एन फाई एन दे देती है। तो ए अगर साई पे ऑपरेट करेगा तो मुझे क्या देगा, C1, इसकी आइगन वैल्यू फाई 1, आइगन वैल्यू फाई 2 प्लस C3, इसकी आइगन वैल्यू फाई 3। ये मुझे कुछ इस तरीके से दे देगा। अब मैं क्या करूंगी, जब मैं इसके ऊपर साई को ऑपरेट कराऊंगी यहां से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिलेगा, मुझे मिल जाएगा C1 स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस C2 स्क्वायर टाइम्स 2 प्लस C3 स्क्वायर टाइम्स 3। और ये 1 2 3 क्या है, ये मेरे आइगन वैल्यूज हैं, ये मेरे आइगन वैल्यूज हैं। तो अगर मैं आइगन वैल्यूज को ए एन लिखूं, तो दिस टर्म विल एक्चुअली गिव मी C1 स्क्वायर इंटू फर्स्ट आइगन वैल्यू प्लस C2 स्क्वायर इंटू सेकेंड आइगन वैल्यू प्लस C3 स्क्वायर इंटू थर्ड आइगन वैल्यू प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर। तो अब ये मुझे क्या दे देगा, C1, अगर मैं इस टर्म को देखूं, C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट मेजरमेंट इनटू द मेजरमेंट। C2 square divided by this is the probability of the second measurement into A2, and C3 square divided by this is the probability of the third measurement into the third measurement, right? So आपका एवरेज निकालने के दो तरीके हैं, या तो यू यूज दिस एक्सप्रेशन, या तो आप इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, या फिर आप एवरेज निकालने के लिए सारी की सारी पॉसिबल आइगन वैल्यूज को उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और एड टू वेज ऑफ फाइंडिंग द एवरेज और द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर ए। नाउ द सेवेंथ पॉइंट, पिछला पॉइंट 6 था ना, या नाउ द सेवेंथ पॉइंट इज calculating the error in the measurement of a operator. ठीक है, now this error delta a is equal to what, this is equal to under root of a square minus a whole square. फाइन। अब देखो, ये एवरेज ए तो हमने निकालना सीख लिया, इसका फॉर्मूला हम लोग सीख चुके हैं। अब ये कैसे निकालेंगे, ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने एवरेज में जहां पर भी ए लिख रहे थे, अब हम वहां पर ए स्क्वायर लिख देंगे। तो ए साई लिख रहे थे, अब हम लोग लिखेंगे साई ए स्क्वायर साई, एंड आई विल हैव साई साई इन द डिनोमिनेटर। और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ अब, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ द आइगन वैल्यू ए एन into an square and I add these for all possible values of n। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, इसको मैं लिख सकती हूँ a1 स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 प्लस a2 स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 प्लस a3 स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a3। ठीक है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड एवरेज ऑफ ए स्क्वायर। एवरेज ऑफ ए आपको निकालना आता है, दोनों को जब आप एरर के एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा इन द measurement of A. Now, the last point that I will be covering in today's class is the time evolution of a quantum state. Time evolution of अ क्वांटम स्टेट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके खुद मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके प्रीवियस ईयर में देखे हैं, जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। डायरेक्ट यू हैव टू पुट द एक्सप्रेशन जो आपका गिवन है क्वेश्चन में वैल्यूज, उसको आप फॉर्मूला में डालो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपके 4 से 6 मार्क्स आपके हाथ में। ठीक है, नाउ
What is the time evolution of quantum state? If I say at time t is equal to 0, जो मेरी सिस्टम की स्टेट है, the state of the system is equal to phi 0. If this is the state of my system, phi n 0, at के corresponding जो एनर्जी की आइगन वैल्यू है वो है ई एन। इस स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपकी एनर्जी की आइगन वैल्यू है वो है ई एन। तो आफ्टर टाइम टी what will be my new state? So my new state after time t, जिसको मैं लिखती हूँ phi n t, that is after time t, my state will become phi n 0 e raised to power minus iota e n t by h cut. So this is after time t has passed. How will my state look like? My state will look like phi n 0 multiplied with e raised to power minus iota e n t by h cut. Okay, got it? The last, okay, the last thing I want to give you are a few last thing I want to give you is the most important formula. The most important formula is that if I have a state which looks like this, I have a state phi of 0, which is equal to Cn times pi n 0 plus Cm pi m 0. I have a state like this, and you have been asked the question, after what time t your psi of t is first part orthogonal कितने टाइम के बाद जो आपका psi ऑफ t है वो आपकी जो इनिशियल स्टेट थी उसके ऑर्थोगोनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसका एक्सप्रेशन द टाइम पीरियड में, आई एम नॉट डिराइविंग दिस एक्सप्रेशन फॉर यू, बट इसको आप याद करेंगे दैट इज इक्वल टू t is equal to h cut upon en minus en, where en and em are the eigenvalues of the energy corresponding to phi n eigenvector and phi m eigenvector. Okay, and I have cos inverse minus of cn square by cn square. ठीक है, so cn and cm are these coefficients जो यहाँ ऊपर बैठे हैं, right? And the second part of this problem is, the second thing that you have to remember, what time t your psi of t is, the psi of t is having the same probability density as psi of 0. So what does this mean? This means that after what time this happens, this satisfies, after what time this will be satisfied. So this time period is given by 2 pi h cut upon en minus em, and you have in multiplication n. Okay, so this n are integer values 1, 2, 3 and so on. 2 pi h cut upon en minus em का इंटीग्रल वैल्यू होगा तब हर उस वैल्यू पर, हर उस टाइम के वैल्यू पर आपका जो सिस्टम है उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सेम होगी किसके, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपकी t is equal to 0 पर सिस्टम की। Got it? Now these are the two most important formulas which I have given you, especially this one formula. मैंने इस फॉर्मूला पे खुद क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर में बहुत सारे देखे हैं, so this formula is very very important
कीप दिस इन माइंड। एंड जब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस में आपके लिए अपलोड करूंगी, आप देखेंगे कि मैं डायरेक्टली ये वाले फॉर्मूला को यूज करके कैसे कितने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। नाउ आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। सो दिस वाज वेरी बेसिक, वेरी class basically starting with some complicated quantum mechanical systems. Like I will start with a free particle, then we will be doing a step potential, then particle in a 1D box, harmonic oscillator. We will do all those systems in very short. ठीक है, मैं आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देती जाऊंगी जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है याद रखना। और उनके ऊपर जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके क्वांटम मैकेनिक्स में। और इन सब सिस्टम्स को याद रखना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप क्वांटम मैकेनिकल सेकंड पार्ट में जाते हैं, जब आप परटर्बेशन थ्योरी करते हैं, जब आप लोग स्कैटरिंग निकालते हैं, जब आप उन कॉम्प्लिकेटेड परटर्बेशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, सो दीज सिस्टम्स, जो इन सिस्टम्स के रिजल्ट्स हैं, दीज आर द बेसिक थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप उन प्रॉब्लम्स को कर सको, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको इन शॉर्ट बता रही हूँ कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपके आगे यूज होंगे। वो आप सबको समझ आ गया हो। आप इन सबको अच्छे से नोट करके बार बार रिविजन करते रहिए, इनको याद करते रहिए। और हम आपको मिलेंगे इन द नेक्स्ट क्लास फॉर द क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट 2। एंड थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो, आप इस वीडियो को जरूर जरूर लाइक करना। कमेंट अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कमेंट इफ यू लाइक दिस वीडियो, आप मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अब तो आपको समझ आ गया होगा that I upload वीडियोस जो कि आपके के भले के लिए हैं, बहुत जरूरी है आपके लिए। तो आप मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी एंड कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। सो बाय बाय फॉर टिल नाउ, टाटा।